नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कुल्हाड़ी स्टडी पर। तो कुल्हाड़ी स्टडी पे आज का जो प्रश्न है कक्षा 12 इतिहास से है। तो आज हमारे पास 3 प्रश्न है 5-5 नंबर का। पहला जो हमारा प्रश्न है इसे यहाँ दूसरा लिखा हुआ है, आप यहाँ पहला लिख लीजिए। यहाँ जो है तीसरे एक जगह आप दूसरा लिख लीजिए। पहला जो प्रश्न है, हड़प्पा कालीन कृषि प्रणाली का वर्णन कीजिए। तो हड़प्पा कालीन कृषि प्रणाली का वर्णन जो है, उत्तर में आप क्या लिखेंगे? सिंधु घाटी की भूमि अत्यंत उपजाऊ थी। मिट्टी नरम होने के कारण पाषाण एवं कांस्य निर्मित उपकरणों से खेती की जाती थी। कालीबंगा में सैंधव संस्कृति के पूर्व के स्तरों से नगर की सुरक्षा हेतु प्राचीर के बाहर जुते हुए एक खेत के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, हड़प्पावासी लकड़ी के हल से जुताई करते थे और एक खेत से 2 फसलें उगाना भी जानते थे। मोहनजोदड़ो से मिट्टी के बने एक हल का प्रारूप तथा बनावली से मिट्टी के बने हल का पूरा प्रारूप मिला है। पाकिस्तान के वर्तमान चोलिस्तान भूतपूर्व बहावलपुर रियासत, ठीक है, इसके पहले बहावलपुर रियासत हुआ करता था, जो है इसमें पाकिस्तान के वर्तमान में चोलिस्तान नाम दिया गया है। वो पाकिस्तान में चला गया है बंटवारे के समय से। खेत जोतने में प्रयुक्त मिट्टी के बने हल के खिलौने के टूटे हुए अवशेष मिले हैं। पुरातत्वविदों को कालीबंगा, इसमें जो राजस्थान में है, कालीबंगा राजस्थान से जुते हुए खेत का साक्ष्य मिला है। इस खेत में हल रेखाओं के 2 समूह एक दूसरे को समकोण पर काटते हुए विद्यमान थे, जो दर्शाते हैं कि एक साथ 2 अलग अलग फसलें उगाई जाती थीं। हड़प्पा सभ्यता के लोग मेसोपोटामिया वालों की तरह नहरों सिंचाई करते थे। ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिला है। ऐसा कहा जाता है कि पंजाब और सिंध की नदियों में अक्सर आने वाली बाढ़ों से खेती की सिंचाई की जाती थी। धौलावीरा गुजरात में मिले जलाशयों का प्रयोग सभ्यतः कृषि के लिए जल संचयन हेतु किया जाता था। सर्वेक्षण के लिए एक सीपी जैसा यंत्र प्रयुक्त होता था, जो लोथल और मोहनजोदड़ो दोनों जगह मिला है। संभवतः इसमें भूमि का सर्वेक्षण किया जाता था। मुहरों पर कुबरदार वृषभ का अंकन यह प्रमाणित करता है कि हल बैल से खेती की जाती थी, जिससे पर्याप्त उत्पादन होता था। तो ये था जो प्रश्न है हड़प्पाकालीन कृषि प्रणाली का वर्णन। चलिए हम दूसरा प्रश्न देखते हैं। तो दूसरा प्रश्न क्या है? हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। ठीक है, अथवा सिंधु घाटी की सभ्यता के प्रमुख तत्वों का निरूपण कीजिए। ठीक है, तो हड़प्पा सभ्यताओं की प्रमुख विशेषताओं का जो वर्णन है वो 7 वर्णन है। ठीक है, तो आप चाहे 3-4 ही वर्णन लिख देंगे तो जो है आपका नंबर पक्का हो जाएगा। 7 लिख देंगे और बढ़िया रहेगा। तो चलिए उत्तर में लिखेंगे हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख विशेषताएं निम्नवत हैं। पहली ये क्या है? नगर योजना। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता के विभिन्न स्थलों के उत्खनन से उत्कृष्ट नगर नियोजन के प्रमाण मिले हैं। यहाँ के निवासी अपने निवास एक निश्चित योजना के अनुसार बनाते थे। शासक वर्ग के लोग दुर्ग में रहते थे तथा साधारण वर्ग के लोग निश्चित निचली जगह पर रहते थे। मकान निर्माण में पक्की ईंटों का प्रयोग किया जाता था। प्रत्येक मकान में एक आंगन, रसोई घर, स्नान घर द्वार आदि होते थे। नगरों में चौड़ी चौड़ी सड़कें व गलियां बनाई जाती थी, जो एक दूसरे को समकोण पर काटती थीं। नगरों में गंदे पानी की निकासी की उचित व्यवस्था थी। इस सभ्यता में कई विशिष्ट भवन मिले हैं, जो इस सभ्यता के उत्कृष्ट नगर नियोजन को दर्शाते हैं, जिसमें मोहनजोदड़ो का विशाल स्नानागार तथा हड़प्पा का विशाल अन्नागार प्रमुख है। ठीक है, ये था हमारा पहला। चलिए दूसरा देख लेते हैं। दूसरा है सामाजिक जीवन। ठीक है, सामाजिक जीवन। हड़प्पा सभ्यता के समाज में शासक व संपूर्ण कर्मचारी वर्ग, सामान्य वर्ग, श्रमिक वर्ग एवं कृषक वर्ग था। समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार था। मातृदेवी की मिट्टी की प्राप्त मूर्तियों से समाज में नारी का महत्व एवं परिवार के मातृसत्तात्मक होने का प्रमाण मिलता है। यहाँ स्त्री और पुरुष दोनों ही आभूषण प्रेमी थे। एक मुद्रा पर ढोलक का चित्र बना है, जो इस सभ्यता वासियों की वाद्य कला से रुचि को दर्शाता है। तीसरा क्या है हमारा? आर्थिक जीवन। ठीक है, आर्थिक जीवन। हड़प्पा सभ्यता के लोग का मुख्य व्यवसाय कृषि था। ये लोग गेहूं, जौ, चावल, चना, बाजरा, दाल एवं तिल आदि की खेती करते थे।
कालीबंगा से जुते हुए खेत के प्रमाण मिले हैं। इस सभ्यता के लोग का पश्चिमी एशिया के अनेक देशों के साथ व्यापार होता था। विदेशों से व्यापार के लिए जलमार्गों का प्रयोग किया जाता था। इसके अतिरिक्त इस सभ्यता के लोग उद्योग धंधों से भी संलग्न थे। मिट्टी व धातु के बर्तन बनाना, आभूषण बनाना, औजार बनाना आदि उद्योग विकसित अवस्था में थे। तौल के लिए बांटों का प्रयोग किया जाता था, यानी कि तौल, समझा, तौलने के लिए, ठीक है, बांटों का प्रयोग भी किया जाता था। चौथा क्या है? राजनीतिक जीवन। राजनीतिक जीवन, हड़प्पा सभ्यता के राजनीतिक जीवन की स्पष्ट जानकारी नहीं मिलती है। प्रशासनिक दृष्टि से साम्राज्य के 4 बड़े केंद्र रहे होंगे: हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा व लोथल। सुव्यवस्थित नगर नियोजन, स्वच्छता, जल संरक्षण आदि प्रतीकों से पूर्ण एवं कुशल राजसत्ता नियंत्रण तथा व्यवस्थित नगर पालिका सभ्यता के संकेत मिले हैं। अस्त्र शस्त्र आदि अधिक संख्याओं में मिलना यहाँ के निवासियों के शांतिप्रिय होने की सूचना देते हैं। अधिक संख्या में न मिलना, ठीक, सॉरी, यहाँ जो है न मिलना, ठीक, अस्त्र शस्त्र नहीं मिल रहे थे। और पांचवा क्या है? कला। तो हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने कला के क्षेत्र में बहुत उन्नति की थी। उत्खनन से प्राप्त मोहरे एवं बर्तनों पर आकर्षक चित्रकारी देखने को मिलती है। मिट्टी से बने मृदु भाण, ठीक, मृण मूर्तियाँ, मुहर निर्माण, आभूषण बनाना आदि उनकी उत्कृष्ट कला प्रेम के उदाहरण है। छठा क्या है? धार्मिक जीवन। धार्मिक जीवन, हड़प्पा सभ्यता के लोग धार्मिक विचारों के थे। वे मातृ देवी का पूजा करते थे तथा शिव की भी उपासना करते थे। इसके अतिरिक्त इन लोगों में वृक्षों तथा पशु पक्षियों की पूजा भी प्रचलित थी। इनके धार्मिक जीवन में पवित्र स्नान एवं जल पूजा का विशेष महत्व था। और सातवां है अंतिम लिपि है। हड़प्पा सभ्यता के लोग ने लिपि का भी आविष्कार किया। इस सभ्यता की लिपि भाषा चित्रात्मक थी। इस लिपि में चिन्हों का प्रयोग किया जाता था, हालांकि यह आज तक पढ़ी नहीं जा सकी है। तो चलिए, हमारा तीसरा प्रश्न क्या है? तो तीसरा प्रश्न है, क्या आप इससे सहमत हैं कि हड़प्पा सभ्यता के शहरों की जल निकासी प्रणाली योजना की ओर संकेत करती है? उनके उत्तर के कारण बताइए, ठीक है, सॉरी, अपने उत्तर के कारण बताइए। और उत्तर में क्या है? हड़प्पाई नगरों की स्थापना वैज्ञानिक एवं व्यवस्थित ढंग से की गई थी। हम इस कथन का पूर्ण रूप से सहमत हैं कि हड़प्पा सभ्यता के नगरों की जल निकास प्रणाली नगर योजना की ओर संकेत करती है। अपने उत्तर की पुष्टि में हम निम्नलिखित कारण प्रस्तुत कर सकते हैं। पहला क्या है? प्रत्येक घर में पक्की ईंटें से बनी छोटी नालियां होती थी जो स्नानागारों तथा शौचालयों से जुड़ी होती थी। इनके द्वारा घर का गंदा पानी पास की गली में बनी हुई मध्य आकार की निकास नालियों तक पहुंचता था। दूसरा क्या है? मध्य आकार वाली नालियां बड़ी सड़कों के साथ साथ बने हुए नालों में मिलती थी। सामान्यतः यह नालियां लगभग 9 इंच चौड़ी और 1 फुट गहरी होती थी, किंतु कुछ इससे दुगनी बड़ी होती थी। तीसरा क्या है? नालियां पक्की ईंटों से बनी तथा ढकी होती थी। इनमें थोड़ी थोड़ी दूर पर हटाने वाले पत्थर लगे होते थे ताकि आवश्यकता अनुसार इन्हें हटाकर नालियों की सफाई की जा सके। चौथा देखिए, ऐसा लगता है कि पहले नालियों के साथ गलियों का निर्माण किया जाता था और फिर उनके अगल बगल घरों को बनाया गया था, क्योंकि घरों की नालियों को गलियों को नालियों से जोड़ने के लिए प्रत्येक घर की कम से कम एक दीवार को गली के साथ सटा होना आवश्यक था। पांचवा क्या है? बड़े नालों ईंटों से अथवा तरासे गए पत्थरों से ढके हुए होते थे। कुछ स्थलों में टोड़ा मेहराबन बदार नाले भी मिले हैं। उनमें से एक लगभग 6 फुट गहरा है जो संपूर्ण नगर गंदे पानी को बाहर ले जाता था। मल जल निकासी के मुख्य नालों पर थोड़ी थोड़ी दूर पर आयताकार हौदियाँ बनी होती थीं। नालियों के मोड़ों पर तिकोनी ईंटों का प्रयोग किया जाता था। सातवां क्या है? घरों का कूड़ा करकट नालियों में नहीं अपितु घरों के बाहर रखे गए ढके हुए कूड़ोदान में डाला जाता था। आठवां क्या है? जल निकासी प्रणालियां केवल बड़े शहरों तक ही सीमित नहीं थी, अनेक छोटी बस्तियां से भी इनके अस्तित्व के प्रमाण मिले हैं। उदाहरण के लिए लोथल में निवास स्थानों का निर्माण कच्ची ईंटों से किया गया था, किंतु नालियां पक्की ईंटों से बनाई गई थी।
तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।